लोगों को अपने फाइनेंसेस को नए तरीके से अरेंज कराने की क्षमता देगा। फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी या वित्तीय विषाक्तता के कारण जो दुष्प्रभाव होते हैं, एफडीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज इत्यादि एसेट्स अक्वायर करते हैं। नमस्कार, हम फिर आपके साथ डिस्कशंस के लिए मौजूद हैं और हमारे साथ हैं उपकार जी। वेलकम उपकार जी। थैंक यू। और हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। पिछली बार उपकार जी आपने हमको समझाया कि किस तरीके से हमें अपना डेटा एक शीट में प्लॉट करना चाहिए। इनफैक्ट आपने हमें बहुत अच्छे से एक 4 क्वाड्रेंट बना के समझाया कि कैसे हमें अपने इनफ्लो, आउटफ्लो, एसेट और लायबिलिटीज को प्लॉट करना चाहिए। और ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है हमारे डेटा को मैनेज करने के लिए। और उपकार जी ने ये भी बताया कि जब हम इस डेटा को सही तरीके से प्लॉट कर पाएंगे तो ये डेटा हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा। तो अब हमारा फॉर्मेट रेडी है और हमने 4 क्वाड्रेंट्स में अपने डेटा को अरेंज कर लिया है और इसके बाद हम डिस्कशन को अब आगे लेके जाएंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि ये जनरल डिस्कशंस हैं, स्पेसिफिक डिस्कशंस नहीं हैं। ये डिस्कशन सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशन के पर्पस से यहां किए जा रहे हैं। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या फैमिली स्पेसिफिक नीड्स के लिए प्लीज अपने हेल्थ केयर, फाइनेंशियल और लीगल एक्सपर्ट से जरूर बात करें। तो उपकार जी, हमने डेटा अरेंज कर लिया 4 क्वाड्रेंट्स में। अब आप बताएं कि हम यहां से आगे कैसे बढ़ेंगे। तो डॉक्टर सौरभ, ये थी हमारी अब तक की बेसिक तैयारी। यहां से आगे आज मैं आपसे बात करूंगा 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। पहला, हमको कंसोलिडेशन ऑफ एसेट्स करना है। दूसरा, जो हमारे इललिक्विड एसेट्स हैं उनके अगेंस्ट हमें कोई तरीके का लोन या ओवरड्राफ्ट लेके किसी तरह की लिक्विडिटी क्रिएट करने की कोशिश करनी है। तीसरा, हमारी मौजूदा परिस्थिति और सक्सेसर्स का ध्यान रखते हुए हमको कुछ कागजी कार्यवाही तैयार करनी। अच्छा, तो यहां पर जो आपने हमें पहले बताया कि एसेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है, लिक्विड, सेमी लिक्विड और इललिक्विड, वो शायद अब यहां पे हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ऐसा मुझे आपके इशारे से लग रहा है। जी डॉक्टर साहब, देखिए, इसको ऐसा समझ लीजिए कि हमने एक तरीके का समय का लेवरेज कर लिया है या समय का अच्छा इस्तेमाल कर लिया है। हमने कुछ समय लगाकर डेटा को अच्छी तरह से अरेंज कर लिया, एक फॉर्मेट में रख लिया और अब ये अरेंज्ड डेटा यहां से आगे हमारा मार्गदर्शन करेगा। ओके, एक्चुअली ये डिस्कशन बहुत जरूरी है उपकार जी, क्योंकि दुनिया भर में बहुत रिसर्चेज हो रही हैं जिसमें ये माना जा रहा है और इसको स्टडी किया जा रहा है कि पेशेंट और उनकी फैमिलीज जो हैं ट्रीटमेंट के दौरान, किसी भी क्रॉनिक और लाइफ लिमिटिंग इलनेस में ट्रीटमेंट के दौरान बहुत फाइनेंशियल हार्डशिप से गुजरते हैं। और कई बार वो फाइनेंशियल हार्डशिप्स इस कदर बढ़ जाती हैं कि वो उसको फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि उसके दुष्प्रभाव बहुत बढ़ जाते हैं जी। और आप स्क्रीन पे भी देखेंगे कि कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें ये डिस्कशंस हो रहे हैं और ग्लोबली इस पे काफी रिसर्च चल रही है। फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी या वित्तीय विषाक्तता के कारण जो दुष्प्रभाव होते हैं उनसे फैमिलीज काफी नेगेटिवली इंपैक्ट होती हैं
और इसके बारे में ये कहा गया है कि सिर्फ एक इंश्योरेंस या सिर्फ कुछ फाइनेंशियल बैकअप होने से ये मैनेज नहीं होगा। हमें इसके लिए मल्टी प्रॉन्ड या चौतरफा अप्रोच लेनी पड़ेगी, जिसमें हम 3-4 तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग को या फाइनेंशियल बैलेंस को मेकअप करने या अपने डिजीज कोर्स के और खर्चों के साथ मैचअप करने की कोशिश करें। जी तो उपकार जी, अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट के बारे में जो आपने बताया, कंसोलिडेशन ऑफ एसेट्स, यानी संपत्ति का समेकन। अब थोड़ा थोड़ा तो मुझे आपसे बातचीत करके पिछले कुछ एपिसोड्स के बाद समझ आने लगा है जी, पर क्योंकि लोग सुन रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको डिटेल में समझाएं। डॉक्टर सौरभ, आई एम हैप्पी कि आप इसको समझ पाए और आशा करता हूं कि हमारे दर्शक, वॉरियर्स सभी इस सीरीज का भरपूर लाभ उठा पाएंगे। तो अब बात करते हैं कंसोलिडेशन ऑफ एसेट्स की। इसको ऐसा मान लेते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी और इस जर्नी में आप बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, वहां काम करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, एफडीज, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, सिक्योरिटीज इत्यादि एसेट्स अक्वायर करते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स भी खोल लेते हैं। तो कंसोलिडेशन में हमको करना ये है कि ये जो हमने फैलान बनाया है इसको कम करना है। इसके लिए जिन बातों का ध्यान रखना है वो है, नंबर 1, सिर्फ 1 या 2 बैंक अकाउंट्स रखें। नंबर 2, सिर्फ एक डीमैट अकाउंट रखें। नंबर 3, जिस प्रॉपर्टी में आप रहते हैं उसको रखें, बाकी सब सेल ऑफ कर दें। नंबर 4, कोशिश करें कि आप रियल एसेट से मूव करके कैपिटल एसेट्स की तरफ बढ़ें। ओके, दैट्स गुड। तो क्या उपकार जी ये एक कॉमन तरीका है या ये फैमिली टू फैमिली वेरी करेगा? मतलब कैसे हम इस बात को समझें? डेफिनेटली वेरी करेगा डॉक्टर सौरभ। देखिए, ये तो जो हम बातें कर रहे हैं ये सब जनरल बातें और जनरलाइज्ड अप्रोच है, लेकिन हर फैमिली की सिचुएशन और कंडीशन फर्क होंगी, उनकी नीड्स डिफरेंट होंगी। तो डेफिनेटली उनको एक प्लान अपनी नीड्स, अपनी कंडीशन सबको ध्यान में रखते हुए बनाना होगा। ठीक है, तो अभी तक जो समझ में आया वो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बैंक अकाउंट्स का नंबर रिड्यूस करें, 1 या 2 बैंक अकाउंट रखें जी, और एक डीमैट अकाउंट रखें और अपनी जो रियल एसेट्स हैं उनसे मूव करके हम कैपिटल एसेट्स की तरफ जाएं। जी बिल्कुल। उपकार जी, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो हमारे रियल एसेट्स या जो प्रॉपर्टीज को हम सेल ऑफ करेंगे जी, उनकी जो सेल प्रोसीड्स आएंगी उनको हम कैसे इस्तेमाल करें, और दूसरा जो आपने अभी हमें रियल एसेट्स से कैपिटल एसेट्स में मूव करने वाली बात बताई, इसको थोड़ा और आप हमें विस्तार में समझाइए। डॉक्टर सौरभ, ये दोनों ही पॉइंट्स इंटरकनेक्टेड है। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है या दुकान है या जमीन है, मतलब आपके जो रियल एसेट्स हैं, इनको आप एग्जिट करें, सेल ऑफ कर दें और इनसे जो सेल प्रोसीड्स आते हैं उनसे दोबारा प्रॉपर्टी लेने की बजाय उनको कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करें। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करें जिनमें आपको रिटर्न अच्छी मिले, लिक्विडिटी अच्छी मिले और सेफ्टी आपके गोल मुताबिक हो। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर जो आपने मेंशन किया कि जो इलिक्विड एसेट्स हैं उनके अगेंस्ट जो ओवरड्राफ्ट और लोन की आपने बात कही वो थोड़ा सा समझाएं। जी देखिए, ऐसा होता है कि सपोज आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसमें फिलहाल कोई खास बायर्स अवेलेबल नहीं है, या आपको मन मुताबिक दाम नहीं मिल रहा है, या उसकी डिमांड नहीं है, या फिर आपके पास कोई बॉन्ड है जिसकी मैच्योरिटी अभी कुछ अरसे बाद होने वाली है और सेकेंडरी मार्केट में इस बॉन्ड की खास कोई ट्रेडिंग हो नहीं रही है। इन कंडीशंस में ये प्रॉपर्टीज इलिक्विड हो जाती है।
ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या ओवरड्राफ्ट जैसे प्रोडक्ट्स बहुत काम आते हैं। आपको करना यह है कि आपको अपने बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाकर इस प्रॉपर्टी की या बॉन्ड की या जो भी एसेट है आपका, उसकी डिटेल्स शेयर करनी। आपका बैंकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस एसेट की एक असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट के बाद उसकी एक वैल्यूएशन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब इस वैल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पर आपको ओवरड्राफ्ट या लोन की मंजूरी दी जाएगी। तो आप हमको थोड़ा सा आपका जी ओवरड्राफ्ट और लोन के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझाइए प्लीज। जी जरूर। देखिए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में बैंक आपकी प्रॉपर्टी की एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर द्वारा असेसमेंट करवाता है, यानी उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का असेसमेंट हो जाता है और उस वैल्यू का एक हिस्सा आपको लोन के तौर पर दे देता है। अब ऐसा करते वक्त बैंक आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने पास रख लेता है और जैसा कि हर लोन में होता है, एक मंथली ईएमआई बांध देता है। ओवरड्राफ्ट ऑन द अदर हैंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करा के एक मैक्सिमम लोन अमाउंट तय कर देता है। अब जब आपको जरूरत पड़ी, जितनी जरूरत पड़ी उतना पैसा आपने बैंक से विड्रॉ किया। जितना पैसा आपने बैंक से विड्रॉ किया और जितने समय के लिए विड्रॉ किया, उतने पैसे पर बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लेता है। वाह, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एक बार मैं भी इसको बोलने की कोशिश करता हूं जी, थोड़ी लेमैन टर्म्स में, जिससे कि जो मेरे जैसे लेमैन है उनको भी थोड़ा समझ में आए। इसका मतलब, अब मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपए लगाई है बैंक ने और उसमें से 80% यानी कि 80 रुपए बैंक मेरे को दे सकता है। यहां तक का प्रोसेस लोन और ओवरड्राफ्ट के लिए सेम है। बिल्कुल। इसके आगे अगर मैं बैंक से 80 रुपए पूरे ले लेता हूं लोन की फॉर्म में, हाँ 80 रुपए लोन की फॉर्म में ले लेता हूं, तो मुझे बैंक हर महीने की कुछ ईएमआई बांध देगा, जिसमें कि जब तक वो 80 रुपए प्लस जो भी इंटरेस्ट उसके ऊपर है वो मैं पे करूंगा, तब तक मैं वो ईएमआई देता रहूंगा। बिल्कुल सही। ठीक है। अब आते हैं ओवरड्राफ्ट पे। ओवरड्राफ्ट एक तरीके की प्रोविजनिंग समझ लेते हैं 80 रुपए की। जी बिल्कुल। अब जरूरी नहीं है कि मैं उसमें से 80 रुपए ही लूं। मेरे को अगर 30 रुपए की जरूरत है तो मैं 30 रुपए लूंगा और 30 रुपए पे जो इंटरेस्ट है 30 रुपए, और वो इंटरेस्ट जब वापस हो जाएगा तो वो पूरा हो जाएगा। ऐसे ही आगे जाके मान लीजिए फिर 20 रुपए की जरूरत पड़ी तो मैंने 20 रुपए प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बैंक को रिटर्न किया। जितने दिन आपने इस्तेमाल किया। हाँ, जितने दिन मैंने इस्तेमाल किया उसके ऊपर। तो लोन में वो पूरा अमाउंट लेके धीरे धीरे ईएमआई में हम उसको वापस करते हैं विद इंटरेस्ट, और ओवरड्राफ्ट में पूरा अमाउंट लेने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं, लेकिन वो 80 रुपए की प्रोविजनिंग है मेरे। बिल्कुल सही समझे आप। ठीक, थैंक यू। ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज है और आई थिंक ये काफी मदद करेगी लोगों को समझने में। डेफिनेटली प्रोडक्ट्स का ज्ञान ही लोगों को अपने फाइनेंसेस को नए तरीके से अरेंज कराने की क्षमता देगा। वाह, इस डिस्कशन में मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं सीख रहा हूं, आई थिंक बाकी लोग भी सीख रहे हैं, और ज्यादा वो पढ़ेंगे इसके बारे में, डिस्कस करेंगे लोगों से, तो शायद अपनी सिचुएशंस को बेटर मैनेज कर पाए। जरूर। तो आज का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा रहा अवकार जी, थैंक यू सो मच। आज हमने बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करी। कंसोलिडेशन ऑफ एसेट्स, फिर ओवरड्राफ्ट या लोन अगेंस्ट इलिक्विड एसेट्स, तीसरा अपनी सिचुएशन के हिसाब से और अपने सक्सेसर्स को ध्यान में रखते हुए
हम आगे की प्लानिंग कैसे करें। ये जो पहला और दूसरा पॉइंट है, कंसोलिडेशन ऑफ एसेट्स और ओवरड्राफ्ट और लोन अगेंस्ट इलिक्विड एसेट्स, ये हमने आज डिस्कस किया है। तीसरे पॉइंट पे हम अगले एपिसोड में डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं फाइनेंशियल पेन या फाइनेंशियल हार्डशिप्स को मैनेज करने के लिए, जिससे कि हम अपने आप को फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी तक जाने से रोक सकें। ये मैं फिर से एक बार बोलूंगा कि ये जनरल डिस्कशंस हैं और ये स्पेसिफिक डिस्कशन नहीं है। तो डेफिनेटली आपके जो सिचुएशन है या आपकी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं, उनके लिए आप अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट, अपनी फाइनेंशियल टीम और लीगल टीम से जरूर डिस्कस करें और उसी के मुताबिक मैनेज करें। पर हाँ, अगर आपको ये सारी चीजें पता होंगी तो आप डेफिनेटली ज्यादा सोच पाएंगे, ज्यादा बात कर पाएंगे इन सब चीजों के बारे में। क्यों कार्ति, आपका क्या कहना है? हाँ जी, जरूर। नॉलेज ही एक टूल है अगेंस्ट योर फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज। थैंक यू उपकार जी, थैंक यू सो मच। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपनी अवेयरनेस बढ़ाते रहिए। नमस्कार।